तो देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। नया राष्ट्रपति चुनने के लिए राज्यों की विधानसभा और संसद भवन में वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने भी मतदान में हिस्सा लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा रायसीना की रेस में शामिल है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज शाम 5 बजे तक होनी है, यानी कि बमुश्किल अब जो वक्त बचा है वो है 40 मिनट का। 21 जुलाई को नतीजे आएंगे और 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। ये इस वक्त आपके पास जो स्क्रीन पर 10 तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये महामहिम के चुनाव के लिए आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री की तस्वीर आप देख रहे हैं, अमित शाह को देख रहे हैं, और इसके बाद योगी आदित्यनाथ की तस्वीर जिन्होंने वोटकास्ट किया है, शिवराज सिंह चौहान, यानी कि जो राज्य बीजेपी शासित हैं और तमाम दूसरे राज्य जिनके मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें इस कैमरे में कैद हुई हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी आपको दिख रहे हैं, जगनमोहन रेड्डी दिख रहे हैं, नवीन पटनायक दिख रहे हैं, पुष्कर धामी दिख रहे हैं, एम के स्टालिन दिख रहे हैं, एकनाथ शिंदे जो सबसे नए चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं महाराष्ट्र के, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आप ये समझिए कि बड़ी तस्वीर महामहिम यानी रायसीना की जो रेस है उसके लिए ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 40 मिनट का वक्त अभी बाकी है। और इसके बाद ही आप ये समझ लीजिए कि जो आगे की तारीखें हैं वो भी साफ हैं। 21 जुलाई को नतीजे आएंगे और 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये मतदान की तस्वीरें योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच ये जो मुकाबला है इसमें अलग अलग खूबियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हैं ये चुनाव इस लिहाज से है क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है। अगर द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीतती हैं तो महिला और आदिवासी महिला होने के नाते वो देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति होंगी। ऐसे में यशवंत सिन्हा जो कद्दावर नेता रहे हैं, कई बड़े पदों पर सत्ता में रहते हुए रहे हैं और मुखर होकर अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं, उनके बीच ये मुकाबला है। श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन की आग अब तक ठंडी पड़ गई है, लेकिन महंगाई की आग अभी भी लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। केला 500 रुपए का मिल रहा है और सेब 1500 रुपए किलो। श्रीलंका से दिखाते हैं न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट। श्रीलंका में जरूरी सामान के दाम जो हैं वो लगातार आसमान छू रहे हैं। हमने आपको सब्जी मार्केट की तस्वीरें दिखाई कि आखिर सब्जी मार्केट में किस तरीके से जो सब्जियां हैं वो महंगी होती जा रही हैं, कहीं 400 रुपए किलो, कहीं 800 रुपए किलो। लेकिन फलों की मैं बात करूं, क्योंकि फल सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं और ऐसे में क्योंकि सबसे जिसे फलों का राजा आम कहा जाता है वो हमें यहाँ पर नजर आए। 1 किलो जो है ये आम, छोटे आम जो है वो 610 रुपए किलो है। मौसमी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। सर, व्हाट डज इट कॉस्ट? 800 1 किलो। 800 1 किलो 800 पर केजी, ठीक है। व्हाट डज इट्स कॉस्ट? अमरूद 600 1 किलो। 600 पर केजी, ओके। और आखिरी में मैं ये दो आपसे जरूर पूछूंगी कि सेब के दाम क्या है? 1500 1 किलो। सॉरी, 1500 1 किलो। 1500 पर केजी, ओके। और संतरा 1500। तो आप ये देख पा रहे हैं, आप समझिए कि 1050 रुपए किलो जो है यहाँ पर सेब मिल रहा है। तो ऐसे में इंसान क्या खरीदेगा? और जाहिर सी बात है कि ऐसे में इन लोगों को इस बात के लिए भी दिक्कत है रही है कि जब इतनी महंगी सब्जियां और फल मिलेंगे तो कौन आके खरीदेगा। श्रीलंका में आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर दवाई की जो महंगाई है वो किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, सब्जियों के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं, दूध के दाम किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन देखिए, एक सब्जी मार्केट में फिलहाल हम पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ की जनता जो है वो किस तरीके से परेशान है। हालांकि बहुत ही कम लोग जो है श्रीलंका में हमें हिंदी भाषी मिल पा रहे हैं कि उनसे हम समझ पाए, लेकिन एक शख्स जरूर हमें मिले। सबसे पहले हम उनसे समझते हैं कि देखिए आखिर श्रीलंका की स्थिति कैसी है। श्रीलंका की स्थिति कैसी है अभी फिलहाल? अभी हम लोग, मैं तो इंडिया से हूँ, वाराणसी से। अभी हम लोग का देश के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा देखने के हिसाब से महंगाई हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा है।
4 गुना 5 गुना। जो सब्जी हमारे यहाँ 20 रुपये 25 रुपये केजी मिलते हैं, यहाँ पे 300 400। अभी कुछ सब्जियां हैं, आलू है, टमाटर है, प्याज, ये सब 500 रुपये केजी के पर हिसाब से जा रहा है। ये समझिए कि 260 रुपये किलो यहाँ पर जो है प्याज मिल रहा है और 400 से ज़्यादा 400 रुपये किलो जो है यहाँ पर आलू मिल रहा है। तो आप ऐसे में समझिए कि आखिर यहाँ पर स्थिति जो है किस तरीके की हो गई, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाओं में से सबसे ज़रूरी है वो है खाना, और खाने में सबसे ज़रूरी जो है, चाहे आलू प्याज की अगर हम बात करें तो वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर सब्जी में डलता है। लेकिन ये सब चीज़ें किस तरीके से महंगी होती हुई नजर आ रही हैं। अब आगे जो है, क्योंकि अब 20 तारीख को जब चुनाव होने, उसके बाद क्या कुछ होता है, किस तरीके से आगे अर्थव्यवस्था को ठीक किया जाएगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अनुपमा झा, कोलंबो। नर्मदा नदी में बस गिरने से कम 12 लोगों को बचा भी लिया गया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र सरकार का मुआवजे का ऐलान जारी, रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए। शायद इस बस में से कोई भी नहीं बच पाया। सर, तन से जुदा उस विषय को सामने ना लाने दिया जाए, इसे डाइवर्ट करिए। जब कहीं उत्तर प्रदेश में दंगा हो जाए, फिर पीएफआई को पद निकल जाए, दिल्ली में हो करप्शन का एक भी केस बता दो। अरे उसको बंद क्यों नहीं करते? जब पीएफआई का कोई मॉड्यूल ब्लास्ट होता है तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र, जब कोई गला काट देता है हिंदू राष्ट्र, जब किसी पर कहीं हमला होता है हिंदू राष्ट्र। कहीं छिप गया था। और अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या के करीब 1.5 महीने बाद न्यूज 18 के हाथ लगे वीडियो में दिख रहा शख्स ये दावा कर रहा है कि वो ही गोल्डी बराड़ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि वीडियो में जो आवाज है वो गोल्डी बराड़ की है। इसके साथ ही पुलिस ने इस वीडियो की फोरेंसिक जांच की बात भी कही। वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसकी फोरेंसिक जांच हो जाएगी तो उससे कंक्लूसिवली पता चल जाएगा कि वाकई ही ये जो शख्स है वो है कि नहीं है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फोरेंसिक जांच में भी अगर इस बात की पुष्टि हो गई कि वीडियो में दिख रहा आदमी गोल्डी बराड़ ही है, तो वो इस वीडियो को सिद्धू मूसेवाला केस की जांच का हिस्सा बनाएगी। मालकिन की हत्या करने वाला पिटबुल कुत्ता पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से एक जेल जैसे कमरे में बंद है, लेकिन उसने एक बार भी नगर निगम के किसी कर्मचारी या डॉक्टर पर गुस्सा तक नहीं दिखाया। इसीलिए अब लखनऊ नगर निगम की टीम के लिए इस कुत्ते का बर्ताव एक पहेली बना हुआ है। लखनऊ नगर निगम ने ब्राउनी नाम के इस पिटबुल कुत्ते को 14 दिन की नैतिक हिरासत में रखा है। कुत्तों को रखने के सबसे बड़े कमरे में ब्राउनी को रखा गया है। कमरे का साइज है 10 फीट बाय 15 फीट, लेकिन इस लंबे चौड़े कमरे में न तो उसका मालिक अमित त्रिपाठी है और न ही उसका कोई और जानकार। इसीलिए नगर निगम भी कोई खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है। बिना इजाजत किसी को ब्राउनी के पास जाने नहीं दिया जा रहा। ये वो कारागार है जिसमें के अंदर पिटबुल है और यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है डू नॉट ओपन गेट विदाउट परमिशन। हालांकि हिरासत में आने के बाद से ही ब्राउनी एक कोने में गुमसुम सा बैठा रहा। पिटबुल है, पिटबुल हमेशा से इसी तरीके से, जब से उसको कारागार में लाया गया है वो इसी तरीके से एक कोने में बैठा हुआ है। नगर निगम के लिए पहेली ये है कि उनकी हिरासत में शांत दिख रहे कुत्ते ने अपनी ही मालकिन की जान कैसे ले ली। मंगलवार को जिस वक्त ब्राउनी ने अपनी मालकिन की हत्या की, उस वक्त अमित त्रिपाठी घर पर नहीं थे। पिटबुल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दे आर वन मैन डॉग, कि वो एक ही व्यक्ति को अपना मास्टर समझते हैं और उन्हीं के आदेशों का पालन करते हैं। अब नगर निगम की टीम अगले 14 दिन तक ब्राउनी के बर्ताव पर नजर रखेगी, क्योंकि ये कहानी अब तक हर किसी के लिए पहेली बनी हुई है कि आखिर कोई पालतू कुत्ता अपनी मालकिन की हत्या कैसे कर सकता है। ऊपर से लखनऊ के कैसरबाग इलाके के लोगों के लिए बीते मंगलवार का दिन बेहद खौफनाक रहा, जब उन्होंने 82 साल की हंसमुख महिला को अपने बीच से खो दिया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ब्राउनी ने रिटायर्ड टीचर सुशीला त्रिपाठी पर हमला किया, उस वक्त अमित त्रिपाठी घर पर नहीं थे। अमित उस वक्त जिम में वर्कआउट के लिए गए हुए थे। जिस टाइम ये घटना हुई उस टाइम अमित त्रिपाठी जो पिटबुल से ज्यादा लगाव रखते थे, उस टाइम घर पे नहीं थे, उस टाइम जिम ट्रेनिंग पे गए हुए थे। पड़ोसियों का दावा है कि अमित के घर से अचानक उसकी मां सुशीला की चीखों की आवाजें आने लगी। घर में मौजूद ब्राउनी को किस बात पर गुस्सा आया कोई नहीं जानता, लेकिन उस दिन वो अपनी ही मालकिन पर टूट पड़ा। उसने उनके पेट को नोचना शुरू किया। घर अंदर से बंद था, लेकिन चीखें घर के बाहर पहुंच रही थी। पड़ोसियों ने अंदर आने की कोशिश भी की, लेकिन घर बंद था। बाद में कुछ पड़ोसी दीवार फांदकर घर में पहुंचे। उन्होंने कुछ ईंटें भी ब्राउनी पर मारी, लेकिन कुत्ते पर ऐसा खून सवार था कि वो अपनी मालकिन को नोचता रहा। इसलिए जो लोग उस खौफनाक घटना के गवाह बने, वो इसे कभी भूल नहीं सकते।
इस बीच भारत के लिए भेजा गया रूस का सामान ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पहुंच गया, जहां से सारा माल भारत भेजा जाएगा। यह सारा सामान समंदर के रास्ते भारत पहुंचेगा। रूस की ट्रेन 6 जुलाई को रवाना हुई थी, जो एक दिन पहले ईरान पहुंची थी और ईरान में उसका शानदार स्वागत हुआ था। जिसके बाद भारत के लिए माल लेकर ईरान पहुंची रूस की ट्रेन 1600 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का इस्तेमाल करके बंदर अब्बास बंदरगाह पहुंच गई। ये ट्रेन 6 जुलाई को रूस के चेखव स्टेशन से रवाना हुई थी, जो एक दिन पहले ईरान के सरखास रेलवे स्टेशन पहुंची थी। यानी एक ट्रेन ने भारत, रूस और ईरान की दोस्ती की नई कहानी लिख दी। रूस ने अपना माल भारत भेजने के लिए पहली बार INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल किया है, जिससे पैसे और समय दोनों बचेंगे। या यूं कहें कि यह कारोबारी रूट दोहरे फायदे वाला है। जल्द ही इस परियोजना के तहत ईरान रूस का सामान समंदर के रास्ते भारत भेजने वाला है। बड़ी बात यह कि INSTC का इस्तेमाल भारत, रूस और ईरान ने ऐसे समय में शुरू किया है जब यूक्रेन जंग की वजह से देशों के रिश्ते बदल चुके हैं और पश्चिमी देशों ने रूस पर न जाने कितने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। लेकिन भारत, रूस और ईरान ने उन सारे प्रतिबंधों को मुंह चढ़ाते हुए INSTC के जरिए व्यापार शुरू कर दिया। इसकी तुलना चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से भी की जा रही है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि भारत, रूस और ईरान की तिकड़ी का ये कारोबारी प्रोजेक्ट चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का जवाब बन सकता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की तरह ही INSTC में भी समुद्र, सड़क और रेल मार्ग का इस्तेमाल हो रहा है। इस कॉरिडोर को भारत, रूस और ईरान की दोस्ती का कॉरिडोर भी कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि इससे पैसा और समय दोनों बचेगा। INSTC की नींव साल 2000 में रखी गई थी और भारत, रूस और ईरान ने समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसके 5 साल बाद अजरबैजान भी इसका हिस्सा बना। रूस पहले जब अपना सामान भारत भेजता था तो लंबा समय लगता था, लेकिन इस रूट से रूस का सामान केवल 25 दिन में भारत पहुंच जाएगा, जबकि इससे पहले रूस का माल भारत पहुंचने में 40 दिन लगते थे। यही नहीं, इस रूट के इस्तेमाल से भारत और रूस के बीच व्यापार की लागत 30% घट जाएगी। यानी INSTC से भारत को फायदा ही फायदा है। पहला, उसके पैसे और समय बचेगा। दूसरा, उसके रूस और ईरान से रिश्ते गहरे हो जाएंगे। या यूं कहें कि INSTC भारत के लिए यूरोप और खाड़ी देशों दोनों के दरवाजे खोल सकता है। भारत इस रूट का इस्तेमाल करते हुए ईरान और अजरबैजान होते हुए रूस के साथ व्यापार करेगा और भारत और रूस के बीच हर साल 2 से 3 करोड़ टन माल ढोया जा सकता है। इसके अलावा भारत की तेल की जरूरत पूरी करने में भी इस कॉरिडोर का बड़ा रोल हो सकता है। भारत पहले ही रूस से तेल खरीद रहा है, और वो भी तब जब पश्चिमी देश नहीं चाहते कि भारत रूस का तेल ले। लेकिन भारत ने उनकी नहीं सुनी। उसने रूस से दोस्ती भी निभाई और व्यापारिक रिश्ते भी, और अब तो वो ईरान से भी तेल मंगवा सकता है, जिसमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है अतहर और अरमान को लेकर। पूछताछ में उनका कबूलनामा सामने आया, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने की बात उन्होंने कबूली है। और बिहार के 15 जिले ऐसे थे जहां पर ये ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, जिसमें लाठी, भाला, तेज धारदार हथियार चलाने की ट्रेनिंग बाकायदा दी जा रही थी। और ये जानकारी भी सामने आई कि पूर्णिया में ही इसका हेडक्वार्टर बनाने की तैयारी थी और यहीं से ये लोग फिलहाल ऑपरेट कर रहे थे। और फिलहाल जो जानकारी आ रही वो ये, जो बड़ा आंकड़ा है वो ये कि 15,000 लोगों को ये ट्रेनिंग दे भी चुके थे। पर तन से जुदा उस विषय को सामने ना लाने दिया जाए, इसे डाइवर्ट करिए। जब कहीं उत्तर प्रदेश में दंगा हो जाए, फिर PFI के ऊपर निकल जाए, दिल्ली में हो करप्शन का एक भी केस बता दो। अरे उसको बंद क्यों नहीं करते? जब PFI का कोई मॉड्यूल ब्लास्ट होता है तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र, जब कोई गला काट देता है हिंदू राष्ट्र, जब किसी पर कहीं हमला होता है हिंदू राष्ट्र। सामान बचा है न पकाने के बर्तन, न पीने का पानी और न ही सोने का कोई इंतजाम। बाढ़ से बेहाल गुजरात के इन हिस्सों में न्यूज 18 की टीम राहत एजेंसियों से भी पहले पहुंची। जल संकट देखिए कि किस तरीके से लोगों को ले डूबा है। आप देखिए कहां तक पानी यहां पर नजर आ रहा है। ये देखिए, गिर सोमनाथ के इन इलाकों में सिर्फ रास्तों पर पानी नहीं भरा, बल्कि पानी में पूरी जिंदगी डूबी हुई है। पानी से निकलने के लिए लोग अपने कच्चे मकानों की छतों पर ही बैठ सकते हैं। ये इलाके 3 दिन से पानी में डूबे हैं। अचानक नदियों का पानी इस इलाके में तब दाखिल हुआ जब लोग सो रहे थे। ये पूरा जो इनका बिस्तर है देखिए पानी में डूब चुका है। सामान देखिए कि कैसे ड्रम के ऊपर रखा गया है, बर्तनों को कैसे बांध के रखा गया है। गिर के इन गांवों का शहर से संपर्क टूटा हुआ है, इसलिए यहाँ मदद का पहुंचना भी मुश्किल हो चुका है। लेकिन ये अकेला ऐसा गांव नहीं है जहां लोगों के लिए बाढ़ आफत बनी हुई हो, बल्कि ऐसे कई गांव हैं जहां कई फीट तक पानी जमा हुआ है। लोगों की जिंदगी पर पूरी तरह ब्रेक लग चुका है और राहत के लिए लोगों को केवल बारिश रुकने का इंतजार है।
गिर सोमनाथ के फासरिया नाम के गांव को बाकी शहर से जोड़ने वाली सड़क ठप हो चुकी है। सड़क पर इतना पानी है कि मोटरसाइकिल की सीट तक पानी में डूबी दिखने लगी। जरूरी काम की वजह से लोगों को इस पानी में भी उतरने का जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन एक बार जो पानी में उतर जाए वो आसानी से निकल नहीं पाता। ये टेम्पू जो है यहाँ पर फंस गया है। ये बाइक वाले हैं, ये अपनी बाइक को आगे नहीं खींच पा रहे हैं। तो अब आप तस्वीर। थोड़ी देर बाद न्यूज 18 की टीम की मदद से बाइक बाहर निकाल ली गई, लेकिन माल ढोने निकली गाड़ी तो घंटों तक फंसी रही। गांव का हाल यह है कि रोजमर्रा के कामों के लिए भी लोगों को कमर तक के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। लोगों के घर, खेत, मैदान, मंदिर, स्कूल, सरकारी दफ्तर सब कुछ पानी में समा चुके हैं। लेकिन इलाके में पक्के मकान हैं और लोगों की जान पर खतरा नहीं है, इसलिए बचाव टीमें भी इस गांव में नहीं आई हैं। लेकिन